बेटा देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज बेसिकली अ पीरियोडिक। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक पीरियोडिक साइकिल है ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर एक पीरियोडिक साइकिल है जिसे तुम क्या बोलते हो? एमसी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। तो ये क्या होती है, कैसे होती है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब जितने भी बेटा मैमल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, है ना, जितने भी मैमल्स होते हैं उन्होंने उन्हें हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक को हम कहते हैं प्राइमेट्स, एक को हम कहते हैं प्राइमेट्स, और एक को हम कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, एक को हम कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। अब बेटा जो प्राइमेट्स होते हैं ना, इनके अंदर एक स्पेशल साइकिल होती है जिसे हम बोलते हैं एमसी। रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसे हम क्या बोलते हैं? एमसी। और नॉन प्राइमेट जो होते हैं इनके अंदर भी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओसी, ऑस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो एक हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक हो गया हमारा ऑस्ट्रस साइकिल। ठीक है। अब बेटा एमसी क्या होती है और ओसी क्या होती है, दोनों देखते हैं। ठीक है, एमसी के अंदर बेटा ये एक 1 मंथ की साइकिल होती है। कितने मंथ की साइकिल होती है? अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ की साइकिल होती है ना। इसके अंदर एक पीरियोडिक ब्लीडिंग होती है, इसके अंदर पीरियोडिक ब्लीडिंग होती है। इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो एंटायर ईयर यानी पूरे साल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती हैं। क्या रहती हैं? रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। तो ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है एंटायर ईयर, है ना। एक्टिव एंटायर ईयर। ये क्या होता है बेटा? इसमें ये जो साइकिल होती है पर्टिकुलर सीजन में आती है ना, पर्टिकुलर सीजन में आती है। ओके, पर्टिकुलर सीजन में आती है। सीजन में इसके अंदर कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर जो फीमेल होती हैं वो पूरे साल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होती। दीज फीमेल्स बिकम एक्टिव फॉर द रिप्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर सीजन, है ना। एक पर्टिकुलर सीजन में, है ना, एक पर्टिकुलर सीजन में ये जो फीमेल्स होती हैं, दीज फीमेल्स बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं। तो समझ में आया क्या होती है एमसी और क्या होती है ओसी? तो हमारे अंदर क्या होता है बेटा? एमसी होती है, ओसी होती है? जल्दी बोलो, हमारे अंदर एमसी होती है, ओसी होती है? सर एमसी। 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 अब बेटा अगर मैं एमसी के एग्जांपल बताऊं, प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट कौन कौन होते हैं बेटा? प्राइमेट में आते हैं मॉन्की, एप्स, गैबून्स, सर ह्यूमन। गोरिल्ला, मोहित, यानी ह्यूमन बींग्स। बेटा ये फीमेल्स की बात हो रही है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर होती हैं ऐसी साइकिल्स। ठीक है, अब नॉन प्राइमेट्स की बात करते हैं। नॉन प्राइमेट्स में क्या क्या आता है? काओ, डॉग, कैट। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? नॉन प्राइमेट्स में। क्या क्या आता है? काओ, डॉग, कैट। ए चुप, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? एम सी एंड ओ सी। फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था मैंने तुम्हें एम सी एंड ओ सी। तो एम सी एंड ओ सी क्या है यस सर। बेटा? एक साइकिल प्राइमेट्स में होती है, एक साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होती है। प्राइमेट्स के अंदर एम सी होती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर ओ सी होती है। एम सी अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ की साइकिल होती है, ओ सी एक पर्टिकुलर सीजन में होती है। ठीक है, इसके अंदर ब्लीडिंग होती है, इसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती। फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती है ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, है ना। और ये जो पीरियड होता है ना, ये जो पीरियड होता है जिसमें रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं, इसे हम कहते हैं हीट पीरियड। क्या बोलते हैं? हीट पीरियड, है ना। इनके अंदर ऐसा कोई भी हीट पीरियड नहीं होता। ये एंटायर ईयर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती है। बेटा ये डिफरेंस लिख लो, उसके बाद हम लोग एमसी से शुरू करेंगे, है ना। फटाफट डिफरेंस लिखो। सर ये जो पर्टिकुलर सीजन में होता है इनका, तो इनका सीजन में टाइम भी रहता है, जैसे कि जुलाई अगस्त वगैरह ऐसे। हाँ बेटा, हर किसी का सीज़न अलग होता है। जैसे गाय भैंसों का सीज़न जो होता है वो साल में 2 बार एक्टिव होती हैं, है ना। और जुलाई अगस्त में। और शेरों का थोड़ा ठंड के मौसम में होता है। इस तरीके से सबका सीज़न जो होता है अलग होता है। कोई बारिश के मौसम में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, कोई गर्मियों में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, इस तरीके से। ठीक है। ओके सर। सर आपने कल वो डाला था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेकंड एमसीक्यू, तो पहला ऑब्जेक्टिव वो सेकंड एमसीक्यू होगा, मैं भी बोल रहा हूँ। यार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं? अभी सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें ये दिया है उन्होंने कि वो थ्योरी बेस्ड पेपर नहीं लेंगे, है ना। उसमें वो क्या करेंगे? असर्शन रीजन क्वेश्चन डालेंगे, ए आर यानी असर्शन रीजन। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, नीचे उसका रीजन होगा, आपको बताना होगा कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, असर्शन रीजन दोनों ठीक है।
या सिर्फ असर्शन असर्शन ठीक है, या सिर्फ रीज़न रीज़न ठीक है, या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। असर्शन रीज़न दोनों ठीक हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, है ना कुछ। मंकी के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? मंकी के बाद अपना नाम लिख ले, ह्यूमन बींग्स। मंकी के बाद क्या लिखा है? मोंकी, एप्स, गोरिल्ला। एप्स के बाद मोंकी, एप्स, APES, APES, एप्स, गोरिल्ला, गेबून्स। गैबून्स क्या होते हैं? बंदर जैसे ही होते हैं गेबून्स। गबून देखा नहीं है कभी, गबून दिखाता हूँ मैं। तो ये तो बंटी आ गई। दिख गया। दिख गया? कहाँ दिखा? अभी दिखा था। ये होते हैं गबून। ये वाले बंदर जो होते हैं ना, ये वाले, ये जो है ये, दीज आर गबून। ये वाले दीज आर गबून्स। ठीक है क्या? लंगूर जो होते हैं। लंगूर तो एप्स होते हैं बे। ये गैबून की सारी ब्रीड हैं, टेलोपियन गैब्यून। सर एक बार ईप दिखाना। क्या? ईप। एप्स? एप्स तो यार वो नहीं देखा अपने शकूरपुर में मांगने आते हैं सुबह सुबह। एप्स लेके ही तो आते हैं जिनकी लंबी सी पूंछ होती है काफी। बंदर जैसी। हाँ। बंदर ही होते हैं वो तो। नहीं नहीं, ये एप्स नहीं है, एप्स में दिखाता हूँ, ये तो गोरिल्ला है। नो सर ये ईप है सर, मूवी में देखा था ये। गोरिल्ला बड़े साइज का होता है, ये है गोरिल्ला नीचे वाला। मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। ये सारे बंदर जैसे ही होते हैं। क्या? सारे बंदर जैसे ही होते हैं। हाँ, अरे बंदर की ही तो ब्रीड है सारी। हम भी बंदर की ब्रीड हैं गधी। तू भी बंदर ही थी किसी जमाने में, अभी भी है। ये आप लक्षित भी। कोचर, लक्षित कोचर आज क्लास लेने नहीं आया। आज कौन कौन अपसेंट है? आज तो शहबाज नहीं आया, क्लास लेने दिख रहा है। सर आया है मेरे साथ ही है सर। अच्छा, और वो कहाँ कहाँ है जिसकी हम बात कर रहे थे? लक्षित कोचर। वो पूरे दिन उल्टे सीधे डाउट तो पूछता रहता है, लेकिन क्लास लेने नहीं आता है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एमसी। ठीक है, अब एमसी बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें कि एमसी क्या होती है, कैसे चलती है, क्या कैसी साइकिल होती है, सारी चीज़ें मैं तुम्हें एमसी के बारे में बताऊंगा। ठीक है। सो एमसी। तो बेटा, अगर मैं एमसी की बात करूं, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज़ अ पीरियोडिक साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स, है ना, एंड इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या है ये? तुम्हारी रिप्रोडक्टिव साइकिल है। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर फेजेस, फोर फेजेस एंड फोर इवेंट्स, फोर फेजेस एंड फोर इवेंट्स। नाउ व्हाट आर दीज फोर फेजेस? ये चार फेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला फेज,
4 फेजेज हैं इसके अंदर। पहला फेज है मेंसेस फेज, पहला फेज है मेंसेस फेज। दूसरा फेज है बेटा तुम्हारा प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, इसे हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद नेक्स्ट है तुम्हारा, बोलो कौन सा, सिक्रीटरी फेज। कौन सा, सिक्रीटरी फेज। तो कौन कौन से फेज हो गए बेटा, सिक्रीटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड मेंसेस फेज। दीज आर दी 4 फेजेस। नाउ 4 इवेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला इवेंट है सबसे पहला इवेंट है तुम्हारा पिट्यूटरी इवेंट, है ना, पिट्यूटरी इवेंट्स। दूसरे हैं तुम्हारे ओवेरियन इवेंट्स, ठीक है, ओवेरियन इवेंट्स। तीसरे हैं तुम्हारे ओवेरियन हार्मोनल इवेंट्स, ठीक है। और चौथा है तुम्हारा यूट्राइन इवेंट्स, है ना, यूटराइन इवेंट। बेटा देखो तुम्हारा कोई भी फेज होता है लाइफ, मतलब जैसे शादी हो रही है, ठीक है, शादी हो रही है तुम्हारी, और शादी में एक मेहंदी का इवेंट है ना। एक मेहंदी के इवेंट में फिर तुम्हारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं कि सुबह के टाइम मेहंदी में ये होगा, दोपहर के टाइम ये होगा, रात के टाइम ये होगा। या फिर तुम्हारे कॉलेज में कोई फेस्ट चल रहा है ना, और कॉलेज में आज फेस्ट का डे 2 है। डे 2 जाना जाता है किससे, ईडीएम नाइट से। ईडीएम नाइट यानी वो इलेक्ट्रिक डांसिंग नाइट जो होती है जिसमें डीजे वीजे लगता है। उसमें फेजेस होते हैं कि सुबह जो है वो ये होगा, शाम को ये होगा, दोपहर में ये होगा, ठीक है। फिर कोई गेम्स होंगी कपल्स की इस तरीके से, फिर फाइनली जो प्राइज़ जीतेगा वो स्टेज पे नाचेगा, उसे प्राइज़ मिलेगा। ऐसे फेजेस होते हैं इवेंट के, है ना। तो हर रोज़ एक नया इवेंट होता है और हर रोज़ उस इवेंट के फर्दर क्या होते हैं, फेज़ होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 4 इवेंट हैं और 4 फेजेस हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि एमसी में ये 4 फेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहले 4 फेज देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले 4 फेजेस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 4 इवेंट कौन कौन से हैं। फिर उन सबको सिंक्रोनाइज करके हम पढ़ेंगे कि एमसी किस तरीके से फीमेल्स में चलती है, कौन कौन से हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो अब बेटा देखते हैं हम इसके इवेंट्स और फेज़। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि एमसी में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। अब कौन कौन से फेज़ होते हैं बेटा, सबसे पहला फेज़ जो होता है एमसी के अंदर, सबसे पहला फेज़ जो होता है वो होता है मेंसेस फेज़। क्या होता है बेटा, मेंसेस फेज़। मेंसेस फेज़ के बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है तुम्हारा, उसे हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज़ बोल देते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज़। क्या बोलते हैं बेटा, फॉलिक्यूलर फेज़, ठीक है। और तीसरा फेज़ यहाँ पर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज़, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज़, ओव्यूलेटरी फेज़, ठीक है। उसके बाद लास्ट फेज़ आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज़, सिक्रीटरी फेज़, या फिर इसका दूसरा नाम हम देते हैं ल्यूटियल फेज़। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज़। दिस फेज़ इज़ फिक्स एंड इट इज़ ऑफ 14 डेज, है ना। कितने दिन का होता है, 14 डेज का होता है। पूरी एमसी 28 दिन की होती है बेटा। ऑन एन एवरेज किसी फीमेल के अंदर 30 दिन की, किसी के अंदर 35 दिन की, किसी के अंदर 40 दिन की। लेकिन अगर मैं ऑन एवरेज बात करूं तो ऑन एवरेज एक फीमेल के अंदर ये कितने दिन की होती है, एक 28 फीमेल, days। हाँ, एक फीमेल के अंदर ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 28 डेज की होती है, ठीक है। एक बार नीचे देखना, आपने क्या करा था उस दिन, इक्तु विक्तु जिम पतूता, हमें बता के जाना फिर।
हाँ, अब देखो, अब देखो बेटा, इवेंट्स मैंने कौन कौन से बताए थे तुम्हें? इवेंट्स सबसे पहला बताया था तुम्हें पिट्यूटरी इवेंट। क्या बताया था? पिट्यूटरी इवेंट। पिट्यूटरी इवेंट के बाद दूसरा हमारा क्या था? ओवेरियन इवेंट। क्या था? ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट के बाद तीसरा हमारा क्या था? ओवेरियन हार्मोनल इवेंट। ओवेरियन हार्मोनल इवेंट। ओवेरियन हार्मोनल इवेंट के बाद चौथा हमारा क्या था बेटा? बोलो। यूट्राइन इवेंट। क्या था? यूट्राइन इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा यूटेराइन इवेंट्स। ठीक है, यूट्राइन इवेंट्स। यूट्राइन इवेंट्स। ठीक है, तो बेटा एक एक करके देखते हैं हमारा होता क्या है। देखो, पहला फेज जो होता है जिसे हम मेंसेस फेज कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है? मेंसेस फेज के अंदर बेसिकली जो एंडोमेट्रियल वॉल होती है, जो यूट्रस की वॉल होती है, देखो हमने कैसे इन फेजेस को डिवाइड करा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा, है ना। ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा, है ना। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा ये होती है ओवरी। ठीक है, ये होता है यूट्रस। अब होता क्या है, हर महीने यूट्रस की वॉल बनती है बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए, है ना। और जब बच्चा नहीं आता तो ये वॉल शेड आउट कर जाती है और नीचे गिर जाती है। ये वॉल क्या कर जाती है बेटा? शेड आउट कर जाती है और शेड होकर नीचे गिर जाती है, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होगी। पहले वॉल अपने आप को प्रिपेयर करेगी, अपने आप को बनाएगी, और उसके बाद शेड होकर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये है तुम्हारी ओवरी और ये है तुम्हारी फेलोपियन ट्यूब। तो हमें इवेंट कौन कौन से पढ़ने हैं? एक तो हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन से हार्मोन्स का चेंज हो रहा है, और वो हार्मोन्स कहाँ पर एक्ट करते हैं? ओवरीज पर आकर एक्ट करते हैं। कहाँ पर एक्ट करते हैं? ओवरीज पे आकर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज के अंदर चेंजेस चालू होते हैं। जो फिर ओवरी के अंदर चेंजेस होने की वजह से ओवरी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स फाइनली जाकर एक्ट करते हैं किस पे? ये हार्मोन्स फाइनली जाकर एक्ट करते हैं किस पे? यूट्रस पे। किस पे एक्ट करते हैं बेटा? यूट्रस पे। और फिर वहां एक पर बार फिर यूट्राइन। बता दो। बेटा देखो, सबसे पहले ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हार्मोन चेंज होते हैं। ये हार्मोन जाकर एक्ट करते हैं किस पे? ओवरी पे। ओवरी के अंदर चेंजेस कॉज करते हैं, फिर ओवरी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो जाकर एक्ट करते हैं किस पे? यूट्रस पे। और फिर वो यूट्रस के अंदर चेंजेस कॉज करते हैं। कहाँ पर? यूट्रस के अंदर चेंजेस कॉज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट दी, बोलो, पिट्यूटरी पिट्यूटरी। इवेंट्स, है ना, कि पिट्यूटरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखते हैं पिट्यूटरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए बेटा। सबसे पहले पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं जो मैंने तुम्हें 11th में भी पढ़ाए थे। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन धीरे 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 इंक्रीज होता रहता है, 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 एंड फाइनली ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल ये अपने पीक पे चला जाता है। यानी 14वें दिन साइकिल के अप्रॉक्स ये अपने पीक पर चला जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 14 डे ऑफ द साइकिल दिस हार्मोन रीचेज इट्स पीक, है ना, अपने पीक पर पहुंच जाता है। तो ये पहुंच गया अपने कहाँ पर? पीक पे, ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल। मिड ऑफ द साइकिल में अपने हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये अपने पीक पर पहुंच जाता है बेटा। इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, तो ये मिड ऑफ द साइकिल है ना। मिड ऑफ द साइकिल आते आते इसके लेवल कहाँ पर चले जाएंगे? पीक पे चले जाएंगे, एंड फाइनली डिक्रीज होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, एंड देन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरा हार्मोन होगा जिसका नाम है LH। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
ये हार्मोन जो है ये भी क्या करेगा, धीरे 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 बढ़ेगा और मिड ऑफ द साइकिल पे अपने पीक पे जाएगा एंड फाइनली क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है। जो पहले वाला हार्मोन बनाया मैंने वो क्या है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और नीचे वाला जो हार्मोन बनाया मैंने वो क्या है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बेटा एफएसएच का काम क्या होता है, मैंने कहा जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेंगे वो जाकर एक्ट करेंगे किस पे, बोलो, ओवरीज फॉलिकल्स पे। पे। हाँ, ओवरीज पे एक्ट करेंगे। ओवरीज के अंदर क्या होता है, फॉलिकल। ये फॉलिकल्स। फॉलिकल डेवलप, इन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बनेगा, टर्शरी से क्वाटनरी यानी ग्राफ्ट। ग्राफिन फॉलिकल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज योर ग्राफियन फॉलिकल, है ना। ये तुम्हारा क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। अब बेटा क्या होगा, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन दी व्हाट, दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन दी ग्राफिन ग्राफ्ट या फॉलिकल एंड फॉलिकल। कॉजेज दी ओवुलेशन। यहाँ से जो ऊ साइड था, मैंने बताया था फॉलिकल के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो फॉलिकुलर सेल और ऊ साइड। तो इसके अंदर के जो ऊ साइड है वो बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है एक डार्क कलर की येलो बॉडी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। अभी सोडियम। इतना, हाँ अभी इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे खाली कि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब बेटा देखो, मैंने बोला था पहले पिट्यूटरी में हार्मोन चेंज होंगे, उसकी वजह से ओवरीज के अंदर चेंजेस आएंगे, फॉलिकल डेवलप हो गए और ओवरी फिर क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी। अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है फर्दर, बेटा यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन। क्या नाम होता है, ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन। फॉलिकल से। हाँ, फॉलिकल से क्या रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन एस्ट्रोजन। रिलीज करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी। अब तुम्हें पता है यार, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास पैसे आएंगे, तो जैसे जैसे फॉलिकल्स का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का जो अमाउंट होगा हमारी बॉडी के अंदर वो भी क्या करने लग जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। डिक्रीज। एंड फाइनली ईस्ट्रोजन रीचेज इट्स पीक, है ना। ईस्ट्रोजन भी अपने पीक पर पहुंच जाएंगे। तो बेटा 14 डे ऑफ द साइकिल से थोड़ा सा पहले, 14 डे ऑफ द साइकिल से थोड़ा सा पहले ईस्ट्रोजन के भी क्या आ जाते हैं बेटा, पीक आ जाते हैं। ईस्ट्रोजन पीक आ जाती अटेन्स है। इट पीक, ईस्ट्रोजन क्या करता है, अपने पीक को अटेन करता है। ये ईस्ट्रोजन धीरे 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 धीरे, और यहाँ पर अप्रॉक्स इसका क्या आ गया, पीक आ गया ईस्ट्रोजन का। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा ईस्ट्रोजन का पीक। अच्छा, अब ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, मैंने कहा हर हार्मोन का एक काम होगा। तो ईस्ट्रोजन यहाँ से निकलेगा और कहाँ पर एक्ट करेगा, अरे बोलो, यूट्रस पे। यूट्रस पे। अब ये आगे यूट्रस पे एक्ट करेगा। तो बेटा तुमने देखा था मेंसेस फेज में जो यूट्राइन वॉल थी वो शेड हो गई थी यानी गिर गई थी, है ना, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ गई थी। अब ये यूट्राइन वॉल वापस से बनना शुरू होगी, दिस यूट्राइन वॉल स्टार्ट डेवलपिंग, है ना। ये यूट्राइन वॉल वापस से बनेगी, धीरे 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 फॉर्म होगी ये यूट्राइन वॉल। ठीक है, और कौन इसे फॉर्म करवाएगा, इसकी फॉर्मेशन कौन करेगा यूट्राइन वॉल की, जल्दी बोलो यार, यूट्राइन एस्ट्रोजन। वॉल की फॉर्मेशन कौन एस्ट्रोजन। करेगा, ईस्ट्रोजन, है ना। तो ईस्ट्रोजन जाकर एक्ट करेगा यूट्राइन वॉल पे और यूट्राइन वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब बेटा इस फेज को हमने बोला था फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों बोला था, बिकॉज फॉलिकल्स आर डेवलप हेयर, है ना। प्राइमरी इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी इज कन्वर्टेड इनटू टर्शरी, टर्शरी इज कन्वर्टेड इनटू क्वाटनरी। तो यहाँ पर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हुई थी, इसी वजह से हमने इस फेज को क्या बोला था, फॉलिकुलर फेज। दूसरा, यहाँ पर जो यूट्राइन सेल्स हैं वो देखो फटाफट डिवाइड कर रहे हैं, एक सेल से दो सेल बने, दो सेल से चार सेल बने, चार सेल से आठ सेल बने, आठ से 16 हो गए। तो इस तरीके से फटाफट फटाफट यहाँ पर सेल्स की क्या होती है, डिवीजन होती है। डेट्स वाई दिस फेज इज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लॉरिफेटिव प्रोलिफरेटिव फेज। फेज। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोलिफरेटिव प्लॉरिफरेटिव फेज। फेज। ठीक है, तो तुम्हें पता लग गया इसे प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं। अब बेटा हमने कौन कौन से फेज पढ़ लिए साइकिल के, एक मेंसेस फेज पढ़ लिया, एक प्रोलिफरेटिव फेज पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं ओवुलेटरी फेज में क्या होगा। देखो जब भी हम मेंसेस साइकिल लिखेंगे तो हमें कैसे लिखना होगा, सबसे पहले हम फेज के बारे में लिखेंगे कि प्रोलिफरेटिव फेज, फिर उसमें इवेंट्स के बारे में बताएंगे कि इस फेज में ये इवेंट्स थे, है ना। सबसे पहला इवेंट था पिट्यूटरी इवेंट, उसमें हम बताएंगे कि ड्यूरिंग दिस इवेंट, है ना, द FSH एंड LH कंटिन्यूसली इंक्रीजेज ड्यूरिंग द होल इवेंट। मतलब जो पूरा इवेंट चला, जो पूरा फेज चला, उसमें वो अपने लेवल को क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे एंड फाइनली अटेन देयर पीक एट मिड ऑफ द साइकिल। दूसरा हम बताएंगे ओवेरियन फेज। ओवेरियन इवेंट में क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस इवेंट
द फॉलिकल्स डेवलप, मतलब जो फॉलिकल्स थे वो डेवलप करना स्टार्ट कर जाएंगे एंड फाइनली क्या करेंगे, दो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू ग्राफिन फॉलिकल ड्यूरिंग दिस फेज। फिर हम बात करेंगे ओवेरियन हार्मोनल इवेंट का, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि ड्यूरिंग दिस इवेंट द ईस्ट्रोजन कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, है ना, एंड फाइनली अटेन्स इट पीक ड्यूरिंग द बिफोर द 14 डे ऑफ द साइकिल। एंड फाइनली हम लिखेंगे यूट्राइन इवेंट के बारे में, उसमें हम लिखेंगे ड्यूरिंग दिस इवेंट द यूट्रस स्टार्ट प्रोलिफरेशन, है ना, फॉर द इम्प्लांटेशन। वो इम्प्लांटेशन के लिए क्या करना चालू कर देती है, प्रोलिफरेशन चालू कर देती है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम साइकिल को पढ़ते हैं और लिखते हैं? बोलो यार। जो यस सर 14 डेज होता है उसमें प्रोलिफरेटिव बेटा तेरी फेज रहा होता आवाज़ समझ में नहीं आ रही, कट रही है हल्की हल्की। लिख दे, मैसेज कर दे फटाफट, जैसे लक्षित करता है बीच बीच में। है। मैं पूछ रही हूँ जो आवाज़ चली जा रही है 14 निधि, आवाज़ चली जा रही है तेरी। अब बेटा देखो 14 डे ऑफ द साइकिल जो होता है, 14th डे यानी मिड ऑफ द साइकिल जो होती है, उस पे होती है ओवुलेशन। उस पे क्या होती है बेटा, ओवुलेशन। ओवुलेशन के अंदर क्या होता है, जो बचा हुआ पार्ट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल है, यानी ये जो ग्रेफिन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है ना, इस पे नहीं सॉरी, ग्रेफिन फॉलिकल पर कौन आकर एक्ट करेगा, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पर आकर एक्ट करेगा और इसकी अंडे को तोड़ देगा। अंडे को क्या करेगा, तोड़ देगा, इसके खोल को अलग कर देगा और जर्दी को बाहर निकाल देगा। इसी तरीके से oocyte बाहर आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। इट अकर्स एट ओवुलेटरी फेज, यानी 14 डे ऑफ द साइकिल पे ये टूटता है ना, ये टूटता है और इससे अंडा बाहर निकलता है एट द 14th डे ऑफ द साइकिल। तो एल एच, सॉरी यार ये क्या लिख दिया, एल एच क्या होगा, एल एच एक्ट करेगा किस पे, मेच्योर फॉलिकल पे, ग्रेफिन फॉलिकल पर, और उसकी क्या करवाएगा, ओवुलेशन कॉज करवाएगा, है ना। oocyte बाहर आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, और जो बचा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल एच आकर एक्ट करेगा बचे हुए रिमेनिंग पार्ट पे और इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो बेटा ओवुलेटरी फेज में क्या हुआ, द एल एच एक्ट्स अपॉन द एल एच एक्ट्स अपॉन द एल एच एक्ट्स अपॉन द ग्रेफिन फॉलिकल and causes its breakdown. After the breakdown, the secondary oocyte is released from the follicle and the remaining part of the follicle under the influence of LH converts into the, बोलो, corpus luteum। कॉर्पस तो ल्यूटियम। हमने 3 फेज पढ़ लिए साइकिल के, अब हम आते हैं चौथे फेज पे। चौथा फेज यानी सिक्रीटरी फेज। बेटा इस फेज में हेलो, देखना क्या हो रहा है, हाँ बोलो। जो ओव्यूलेटरी फेज होता है, हाँ ओवेरियन हार्मोनल इवेंट उसके अंदर आता है। देख, ओवरी से ही हार्मोन निकल रहा है, तो बेसिकली जो ओवेरियन इवेंट है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है और एक ओवेरियन हार्मोनल इवेंट होता है। तो मैं बेसिकली दोनों को अलग अलग पढ़ाता हूँ, ये तुम्हें किसी बुक में इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये तो मैंने मतलब अपना बनाया है खुद से कि इस तरीके से हम इवेंट्स और फेजेस को डिवाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो, याद मतलब कर। सेपरेटली नहीं होता ये कि मतलब हर फेज के लिए अलग अलग इवेंट। हाँ, हर फेज के लिए अलग अलग इवेंट हो तो रहा है, हर फेज में ये 4 इवेंट होंगे ही होंगे। जैसे हर दिन 4 टाइम होते हैं, एक सुबह का, एक दोपहर का, एक शाम का, एक रात का। तो वैसे ही ये फेजेस मान लो दिन है तुम्हारे, है ना, और इसमें ये चारों इवेंट होंगे ही होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे प्रोलिफरेटिव फेज में पिट्यूटरी के अंदर क्या हुआ, ओवरी के अंदर क्या हुआ, और सबसे पहले पिट्यूटरी के अंदर क्या चेंजेस आए, उससे ओवरी में क्या चेंजेस आए, उससे यूट्रस में क्या चेंजेस आए, उससे ओवेरियन हार्मोन में क्या चेंजेस आए, ये चीज़ होगी ही होगी। समझ में आ रहा है? अब देखो जो हाँ लास्ट फेज है, जो लास्ट डे है, लास्ट फेज, इसमें क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। तो ड्यूरिंग दी, मतलब जो लास्ट फेज जब तुम लिखोगे सिक्रेटरी फेज, तो उसमें लिखोगे ड्यूरिंग दी सिक्रेटरी फेज, ड्यूरिंग दी सिक्रेटरी फेज द एल एच, during the secretory phase, LH acts upon the remaining part of corpus luteum and converts into the what? Remaining part of graphene follicle and converts into the what? बोलो, corpus luteum। ठीक है, now this corpus luteum secretes two hormone। The first hormone is estrogen। जो पहला हार्मोन है वो क्या है तुम्हारा, ईस्ट्रोजन। एंड द सेकेंड हार्मोन इज प्रोजेस्ट्रोजन। सेकेंड हार्मोन क्या है तुम्हारा बेटा, प्रोजेस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेड बेटा देखो यहाँ पर क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन निकलता है। ईस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में निकलता है, लेकिन जो प्रोजेस्ट्रोजन है वो उतनी ज़्यादा, अरे सॉरी, जो ईस्ट्रोजन है वो क्या निकलता है तुम्हारा, लो क्वांटिटी में निकलता है। ईस्ट्रोजन रिलीज इन लो क्वांटिटी।
एंड प्रोजेस्ट्रोजन सिक्रेट्स इन हाई क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में सिक्रेट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट्रोजन कम सिक्रेट होगा और प्रोजेस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रेट होगा। तुम्हें पता है ईस्ट्रोजन पहले भी सिक्रेट हुआ था, देखा था तुमने कि ईस्ट्रोजन पहले भी सिक्रेट हुआ है ना। तो ईस्ट्रोजन का एक पीक तो यहाँ पर आता है जिसे हम कहते हैं मेजर पीक। क्या कहते हैं, मेजर पीक। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम भी ईस्ट्रोजन सिक्रेट करती है, तो इसका सेकंड पीक आता है। दिस पीक इज नोन एज माइनर पीक, क्योंकि इतना बड़ा पीक नहीं होता, क्योंकि ईस्ट्रोजन यहाँ पर क्या होता है, कम अमाउंट में रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीक आता है वो माइनर पीक होता है। लेकिन बेटा अगर मैं प्रोजेस्ट्रोजन की बात करूँ, तो प्रोजेस्ट्रोजन को तो तुम देखोगे कि पूरी साइकिल में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन जो है, पूरी साइकिल में सिर्फ और सिर्फ जो प्रोजेस्ट्रोजन के लेवल है वो आफ्टर दी 14 डे ऑफ द साइकिल ही पीक पे जाते हैं। तो पूरी साइकिल में जो प्रोजेस्ट्रोजन के लेवल है वो पूरी साइकिल में एक ही बार पीक पे जाते हैं, यानी 14 डे के बाद। कौन से फेज में, सिक्रेटरी फेज में, क्योंकि प्रोजेस्ट्रोजन इज ओनली एंड ओनली सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, वाइल द ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल एज वेल एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसी वजह से यहाँ पर इसके दो फेजेस देखने को मिलते हैं। समझ में आया? अरे बोलो यस और नो यस यार, जल्दी बताओ यस सर। यस सर। सबको। तो बेटा इसे नोट कर लो, दिस इज़ योर एमसी, है ना, ये तुम्हारी मेंसेस साइकिल है। इसे नोट कर लो, उसके बाद और डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, इसे नोट करो पहले फटाफट, जल्दी से, 5 मिनट। हेलो, हाँ बोलो। वो FSH और LH और जो हम्म। ईस्ट्रोजन है, तीनों की पीक 14 डेज के अराउंड ही होती है। ईस्ट्रोजन का 14 डे से पहले होता है, और एलएच और एफएसएच का 14 डे पे होता है, यानी मिड ऑफ द साइकिल पे होता है। और जो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट हो रही थी यूट्राइन वॉल की, वो भी हाईएस्ट 14 डेज पे ही हो जाता है, मतलब उसका बेटा थ्रेडिंग होती है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पहले वो डेवलप करती रहेगी। क्या होता है, पहले हम घर को बनाते हैं जो घर हाँ, में रहने वाले हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो पहले घर बना 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 बना, फिर घर बन के तैयार हो गया, अब उसकी मेंटेनेंस है, खाली उसे मेंटेन करना है हमें। ठीक है, और फिर घर में रहने वाले, मतलब घर बहुत पुराना हो गया तो उस घर को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद वापस से इसे तोड़ देंगे। टूटता कब है घर, जब उसे मेंटेन करने वाले लोग चले जाते हैं, मेंटेन करने वाले लोग वापस चले गए, कहीं और शिफ्ट हो गए, तो अब वो घर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे पुलिस कॉलोनी में देखोगे पहले क्या था, बहुत सारे वहाँ पर फ्लैट्स थे बाहर की तरफ, अब वो सारे फ्लैट टूटे हुए हैं। ऐसी रेलवे कॉलोनी में देखोगे, जब लोग वहाँ से रहना छोड़ दिया, रेलवे कॉलोनी पुरानी हो गई, उन्हें कहीं नई जगह घर मिल गए, तो वो जो पुराने वाले फ्लैट्स थे वो अपने आप लोगों ने तोड़ने शुरू कर दिए धीरे धीरे, बारिश की वजह से, इसकी वजह से आज वो खंडर पड़े हुए हैं। तो ऐसा बहुत जगह होता है। समझ में आ रहा है? तो तो फिर वही आगे चीज़ क्या होगा इसका? आगे हो गया। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, अब ऊ साइड बाहर आया, अगर स्पर्म इससे मिलता है, अगर स्पर्म इससे मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, जाइगोट बनता है और सारे इवेंट यहीं पर इम्प्लांटेशन। फ्रीज, सारे इवेंट यहीं पर फ्रीज हो जाते हैं, सारे इवेंट यहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। तो उसमें सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज नहीं होता। ठीक है, ओवुलेटरी फेज के बाद सारे इवेंट वहीं पर क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म नहीं आया, इसकी शादी नहीं हुई, तो ये जो वॉल बनाई थी हमने किसके लिए बनाई थी, बच्चे के लिए, छोटे से, कि बच्चा ओव्यूलेशन के आएगा, लिए। बच्चा आएगा और यहाँ पर आकर रहेगा। लेकिन बच्चा तो बना ही नहीं। तो प्रोजेस्ट्रोजन को आ जाता है गुस्सा। प्रोजेस्ट्रोजन कहता है भाई, जिसके लिए इतनी मत्थापच्ची करी, इतनी देर से मैं वॉल को संभाल के खड़ा हुआ था। अच्छा, प्रोजेस्ट्रोजन का काम क्या होता है, जैसे एक वॉल है, इस वॉल को एक संभालने वाला बंदा है ना, एक बंदे ने क्या कर रखा है, इस वॉल को पकड़ के रख रखा है कि भैया मुसीबत आने वाली है, मैं इस वॉल को पकड़ के रखूंगा वरना बच्चे के ऊपर ये वॉल गिर जाएगी। अब जब बच्चा ही नहीं है नीचे, यहाँ पर बच्चा ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, वॉल को छोड़ देगा। तो इसी तरीके से प्रोजेस्ट्रोजन जो है, जब वो देखता है कि बच्चा आया ही नहीं, यहाँ पर बच्चा इम्प्लांट ही नहीं हुआ, तो प्रोजेस्ट्रोजन क्या करता है, इसे गुस्सा आ जाता है, ये कंप्लेंट कर देता है ये सारी चीज़ों की, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि भैया जो बच्चे के लिए तुमने वॉल बनाई, जिसके लिए मुझे पहरेदार बनाकर खड़ा करा, जिस वॉल की मैं सुरक्षा कर रहा था, वहाँ पे बच्चा तो आया ही नहीं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी गुस्सा आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है कि एलएच वापस आ जा, एफएसएच वापस आ जा। तो एलएच और एफएसएच के लेवल कम होने लग जाते हैं। अब एलएच और एफएसएच के लेवल कम होने की वजह से होता क्या है, एलएच मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस लूटियम को। तो एलएच खत्म हो गया तो कॉर्पस लूटियम खत्म हो जाएगी, कॉर्पस लूटियम खत्म हुई तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन दोनों ईस्ट्रोजन खत्म खत्म। हो जाएंगे। और प्रोजेस्ट्रोजन खत्म हो गया तो किसी वॉल को किसने पकड़ रखा है, प्रोजेस्ट्रोजन ने। प्रोजेस्ट्रोजन यहाँ से हटेगा, वॉल नीचे गिर जाएगी, प्रोजेस्ट्रोजन हटता है, वॉल नीचे गिर जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है।
मतलब और ब्लीडिंग के टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल कम होता है। बिल्कुल दोनों का लेवल बिल्कुल डाउन चल रहा होता है। क्या मतलब ईस्ट्रोजन डेवलपमेंट में काम करता है और प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करता है। बिल्कुल estrogen ओके। helps in the proliferation of uterine wall and progesterone helps in the maintenance of uterine wall for the implantation। ये लिखवाऊंगा सारी चीज़ें, ओके ये सारी चीज़ें लिखवाऊंगा जब तुम्हारा क्या कहते हैं, जब लिखने वाला टाइम आएगा। अभी मैं तुम्हें साइकिल समझा रहा हूँ। अब फटाफट ये साइकिल खुद से बना के देखो, पहले बना लो जैसे मैंने बनाई है, फिर उसके बाद इसे एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो बेटा, जल्दी से। सर, समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाना है, क्या वही बनाना तो। है। कैसे बनाना है समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने बनाई है वैसे ही बनानी है। सर इसमें तो पता नहीं क्या क्या बना हुआ है।